हाँ, तो कल मैं आप लोगों को बता रहा था कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारी जो रेशियोज हैं उसको हम लोग बेसिकली चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सेकंड कैटेगरी है टर्नओवर रेशियोज। थर्ड कैटेगरी है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। और फोर्थ कैटेगरी है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। मैंने कल आपको बोला था प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स। टर्नओवर में हम लोगों को ये देखना होता है, टर्नओवर का बेसिकली मतलब तो सेल्स होता है, लेकिन हमको ये देखना होता है कि हमने बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से अपनी सेल को कितना बढ़ाया, मतलब हमारी टर्नओवर कितने टाइम्स है उनके। ठीक है। तो ये जो टर्नओवर रेशियोज हैं ये हमेशा टाइम्स में निकलेंगी, और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो हमेशा परसेंट में निकलेंगी। और सॉल्वेंसी के लिए कल मैं आपको बोल रहा था, सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू मीट लाइबिलिटीज, यानी कि एबिलिटी टू पे लाइबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो आपने देखा होगा कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर जैसे करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, ऐसे करके डिवीजन है। तो उधर भी डिवीजन है करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो जब नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात होती है मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मतलब डिवेंचर्स हो गए और लोन्स हो गए, शेयर कैपिटल को भी नॉन करंट में ही मानते हैं। ऐसे करंट लाइबिलिटीज का मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, मतलब जिनको हमने विद इन अ ईयर पैसा देना है। तो करंट एसेट वो हो गए जो विद इन अ ईयर मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज वो हो गई जो विद इन अ ईयर पे करनी होती है। तो करंट एसेट्स के अगेंस्ट करंट लाइबिलिटीज को कंपेयर किया जाता है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी रेशियोज हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज जो हैं वो हम लोग, अब मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करना शुरू करूंगा। स्टार्ट में प्रॉफिटेबिलिटी से कर रहा हूं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम बात को शुरू करेंगे। इसमें पांच तरह की, छह तरह की रेशियो है। टर्नओवर में भी है चार तरह की रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दो तरह की है, लॉन्ग टर्म तीन तीन या चार तरह की है जो हमें दे रखी है। तो ये कुल मिलाकर कोई 17 या 18 रेशियोज हैं टोटल। तो ये 17-18 रेशियोज जो हैं ये है इजी, मतलब एक एक बार समझने की बात है, उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो तो
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाँ, आपको याद होगा इलेवेंथ में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने चीजें डाली थी, ओपनिंग स्टॉक, फिर डाली थी परचेजेस, लेस रिटर्न्स, मतलब यहाँ पे नेट परचेजेस आता है, फिर आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस और कैरेज एक्सेट्रा। ठीक है, इधर आता है सेल्स, लेस रिटर्न्स, जिसको हम नेट सेल्स बोलते हैं, जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आपको दिख रहा है, इसके लिए एक नाम यूज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बहुत लोग इसको COGS बोलते हैं। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, नेट परचेजेस ये रही, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये रहे, और यहां पे मैंने माइनस करा है क्लोजिंग स्टॉक, वो ये रहा। इसको नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आज समझ में आई? यस सर। यस सर। इसी के लिए एक तरीका ये भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कभी कभी हमें दिया होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अलग से, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अलग से, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स अलग से, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक, मतलब दो तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होते हैं फिनिश्ड गुड्स, एक होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको WIP कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है कुछ ऐसा स्टॉक हमारा जो अभी आधा बना है और आधा अभी नहीं बना है, तो वो अगले साल कंप्लीट होगा, तो एक साल कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी बचता है और कुछ स्टॉक। तो कहने का मतलब है, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है, आपने इको में पढ़ा होगा शायद, एक तरह से चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, ध्यान है कुछ? यस सर। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ये दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस ये जो ऊपर वाला है इसमें थोड़ा सा 11th की टर्म्स यूज हो रखी हैं, और नीचे वाला है थोड़ा करंटली जो जो जैसे फाइनल अकाउंट्स एक कंपनी बनाती है तो उसमें ये टर्म्स यूज होती हैं जो मैंने लिखी। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि हमने जो गुड्स बेचे उनकी, ये जो आपको दिख रहा है, ये वो गुड्स हैं जो हमने बेचे, जो हमने बेचे, या कहना चाहिए जितने में हमने बेचे, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। मतलब मैंने बिजनेस के अंदर बेचकर इतना रेवेन्यू कमाया, मतलब इतना रेवेन्यू आया मेरे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब नेट सेल मेरी इतनी है। अगर मैं उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ RFO भी कहते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दूं,
तो यानी कि ये वही बात हो गई कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप छोटी क्लासेस में फॉर्मूला सीखते थे एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, क्या बचा? प्रॉफिट। तो उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. मैं यहां से Yes, sir. आपको क्लियर करता हूं दोबारा से एक बारी। ये सब फालतू का मिटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। ये जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो, यानी कि आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस कर दो। यानी कि जो गुड्स मैंने बेचे हैं उनकी कीमत अगर उनकी सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दी जाए तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो। ये फॉर्मूला क्लियर है सबके माइंड में, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं? Yes, sir. और उसी के नीचे Yes. मैंने लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सीओजीएस भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर गिवन नहीं होगी तो उसको निकालने के आपके पास तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है बीच वाला कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, तो आप कॉस्ट निकाल लोगे इस इसको इस तरफ शिफ्ट करके। सॉरी, हाँ, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ शिफ्ट करके। ठीक है, लेकिन लेकिन स्टूडेंट कहता है सर अगर मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ही कॉस्ट ऑफ आरएफओ चाहिए, तो अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों में से एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई टर्म्स आपको गिवन होंगी। ठीक है, Okay, sir. और इस रेशो को निकालने का सिग्निफिकेंस है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेल्स। ये हमें क्रॉस प्रॉफिट रेशो बताता है। एंड हायर रेशियो शोज बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, लोअर रेशियो शोज पुअर प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई खास बताने लायक चीज है नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? Yes, sir. मैं Yes. इसका Sir, what is WIP? हाँ, वर्क इन Sir, प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, देखो Okay, बहुत sir. बार क्या होता है, बहुत बारी क्या होता है कि बहुत बारी ये होता है कि जो गुड्स होते हैं, हमने 11th में सीखा था कि रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको फैक्ट्री के अंदर हम लोग वो करते हैं, मतलब उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। और उस प्रोसेसिंग के बाद वो गुड्स बिकने के लिए तैयार होते हैं। तो जब एक साल खत्म होता है तो कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री के अंदर कुछ माल आधा बना हुआ है और उसके अंदर अभी और 4 दिन लगने हैं, तो वो पूरी तरह से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब इस पे अभी काम चल रहा है, इसे बेच नहीं सकते आप अभी, इसको अगले साल कैरी कर लो। ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री रहेगी। Okay, sir. लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर सीधा दिया होगा, कई बार तो चेंज इन इन्वेंट्री डायरेक्ट दे देते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री 20,000। कई बार ओपनिंग अलग क्लोजिंग अलग दे देते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री हम खुद निकाल लेंगे। ठीक है,
ओके। तो एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं अब आपको स्क्रीन पे जो फॉर्मूला दिख रहा है, एक है नेट प्रॉफिट रेशियो, एक है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का एक्चुअली नाम होना चाहिए था ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। बेसिकली कॉस्ट इसमें साइलेंट है, कि मैं आपको कल भी बता रहा था कि कॉस्ट इसमें साइलेंट है, लेकिन इसका फॉर्मूला रहेगा, मतलब इसका जैसे यहां था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, ऐसे ही यहां पे फॉर्मूला रहेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अगर मेरे को डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, मेरे को डायरेक्ट RFO दे रखे हैं, तो मतलब मुझे इसे डायरेक्ट लगाना है, मुझे इसके नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे सब कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है, बस मैं पुट करूंगा, आंसर निकाल दूंगा। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, हो सकता है MCQ हो, कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज देके नीचे 4 आंसर दिए हों और आपसे पूछे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो बहुत मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो मेन क्या है, आपको मेन फॉर्मूला तो अपने माइंड में क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, अब मेन फॉर्मूले के बाद इसके होते हैं सब फॉर्मूलेस। सब फॉर्मूलेस का मतलब हो गया, जैसे एक होती है हेडिंग और एक होती है सब हेडिंग, उसी तरीके से मेन फॉर्मूला तो हर एक में मैंने बॉक्स में रखा है, और सब फॉर्मूलेस को मैंने नीचे वेयर करके दिया हुआ है, कि अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दी हुई तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ RFO तो यही वाली है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस को चलाने की कॉस्ट, बिजनेस को चलाने की कॉस्ट इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो बिजनेस को चलाने के खर्चे का मतलब है उसमें गुड्स को बनाने का खर्चा भी होगा और बाद में उनको बेचने का भी होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या कॉस्ट ऑफ RFO में जोड़ दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। मतलब COGS मतलब गुड्स की कॉस्ट, प्लस उन्हें बेचने के लिए मैंने दुनिया भर का स्टाफ रखा होगा, मैं और बहुत सारे चीजें, मतलब अपने क्लाइंट से अपने ऑफिस में डील कर रहा हूँ, तो ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका खर्चा है, जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अक्सर ये नाम आपको दिखाई दे सकते हैं, और अगर ये नहीं दिखाई देंगे तो ऐसे लिखा होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा बाकी सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंसीडर होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात मैं अभी अगले पेज पे करूंगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है जो बिजनेस को ऑपरेट करने में नहीं होते। अब स्टूडेंट कहता है सर फॉर एग्जांपल, तो मैं कहूंगा जैसे डेप्रिसिएशन को लोग बोलते हैं,
हालांकि डेप्रिसिएशन को कई लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, कई लोग इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। वो कहते हैं कि यार ऑपरेटिंग एक्सपेंस होना चाहिए, ये क्यों? क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए असेट्स यूज होते हैं, असेट्स को का डेप्रिसिएशन तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट ही हुआ हमारी, मतलब वो भी तो हमारे को अपने बिजनेस से ही निकालना है पैसा। तो डेप्रिसिएशन के लिए लोग मिक्स मैच करते हैं, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानना चाहिए कायदे से, और बुक्स ने भी मान रखा है काफी जगहों पर, आपको दिखाऊंगा बुक में। लेकिन वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग इसको नॉन कैश एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो वहां पर एक तरह से बच्चों को आदत पड़ जाती है इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सोचने की। तो इसलिए ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो के वक्त तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करना है, लेकिन रेशियो वगैरह में इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानना है। और बाकी सारे जो मतलब मैं अभी डिस्कस करता हूँ अगले पेज पे कि ये सब हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन कंट्रोवर्शियल आइटम है, कई लोग मानते हैं, कई लोग वो, अब यही बात आती है, कई लोग कहते हैं यार किस चीज का डेप्रिसिएशन, अगर फर्नीचर का तो फर्नीचर को हम ऑपरेटिंग में नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर मशीनरी का है तो करेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारी बात होती है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट की जब बात की जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ RFO, जिसको COGS कहा जाता है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बहुत बारी तो आपको डायरेक्ट ही दिए होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, तो बंदा डायरेक्ट जोड़ता है। और अगर डिटेल होगी तो ज्यादा से ज्यादा ये डिटेल होती है, आपने बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल कर उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करना है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, और ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इन 200 मतलब ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग रेशियो शोज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, एंड अ राइज इन द ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी, हेंस लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी जितनी कम रहेगी उतना हम एफिशिएंट हैं, यानी कि हम कम खर्चे में चीजों को बना रहे हैं या बेच पा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, कौन से दो तरीके? कौन से दो तरीके? हाँ जी, कौन से दो तरीके? एनीबॉडी? सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखना। हम लोग जरूरी है ऑपरेटिंग वर्ड लगाओ, आप ये कहो प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक, अपनी टर्नओवर बढ़ाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचो एक साल में, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब द मोर टर्नओवर यू जनरेट, द मोर प्रॉफिट यू मेक, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब लोग कहते हैं कि भाई मैं चाहे एक आइटम पे 1 रुपया कमा रहा हूं, लेकिन मैं साल में 2 करोड़ आइटम बेच देता हूं, तो मैं 2 करोड़ कमा रहा हूं ना साल में। एक आइटम पे 1 करोड़, ओ 1 रुपया, सॉरी गलत बोल रहा हूँ।
यानी कि होलसेल बिजनेस का मतलब यही होता है कि कम कमाओ एक आइटम पे, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा रखो। वॉल्यूम ज्यादा रखोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रॉफिट बढ़ाने का एक तरीका तो यह है वॉल्यूम बढ़ाओ, दूसरा तरीका है कॉस्ट घटाओ। यानी कि जितनी कॉस्ट कम करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एक मैंने दे रखी है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये शायद हमने देखा था ना, सिलेबस में नहीं है, कुछ था ना ऐसा? चलो मैं वैसे भी डिस्कस तो करता ही हूँ। नहीं सर, ये तो शायद थी। अरे थी नहीं थी कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। मुझे याद पड़ता है नहीं थी, बट कोई बात नहीं, है तो सिंपल सी। देखो, नाम क्या है इसका? नेट प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा लॉजिक है, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। लेकिन यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट कई तरीके के होते हैं। एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब बहुत सारे तरह के होते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स भी निकाली जा सकती है, नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स भी निकाली जा सकती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप दोनों निकाल दो। मतलब जब आप एक क्वेश्चन को फेस करोगे और क्वेश्चन बस ये कह रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए मेरे को, तो आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी रेशियो निकालनी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी रेशियो निकालनी है। मतलब दो रेशियोज हो गई आपकी। ठीक है, बात क्लियर हुई? वैसे जब आप बुक के अंदर Yes. Yes, sir. जब आप बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस देखोगे ना, तो उन्होंने भी शायद इनमें से एक रेशियो निकाल रखी है आफ्टर टैक्स, बट आप उनको देखे बिना क्लियर फंडा है कि नेट प्रॉफिट रेशियो अगर अब मैंने आपसे मांगी है तो आप दोनों तरह के प्रॉफिट लोगे, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। मैंने आप लोगों को पहले कैश फ्लो कराया तो मैंने आपको ये बताया है। मैं अगला पेज खोल रहा हूँ, अगला पेज खोलूंगा आपको अपने आप मेरी बात ध्यान आ जाएगी। इसका नेक्स्ट पेज है ये। मैंने आपको ये वाइल कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया था कुछ इसके अंदर। हमने डिस्कशन करी थी थोड़ी सी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था उस टाइम पर कि नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास चार तरह का होता है। मैंने ऐसे करके कहा था कि मान लो NPBITD, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये मान लेते हैं कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर खोल रखा है और उसके अंदर लाइन में लोग लगे हुए हैं, प्रॉफिट बट रहा है तो उनको लेने के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले होते हैं लेंडर्स, जिसको आप डिवेंचर्स और लोन्स वाले कहते हो, क्योंकि इन्होंने लेना होता है इंटरेस्ट। तो कंपनी सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट देती है। क्यों इंटरेस्ट देती है सबसे पहले, बताएगा कोई? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कंपनी को देना ही देना है, चाहे कंपनी के प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नेवर फॉरगेट दिस। ये देने के बाद ही टैक्स कैलकुलेट होगा। समझ में आई बात?
उसके बाद जब कंपनी इंटरेस्ट पे कर देती है तो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, सेकेंड प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आई बात? फिर कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती है तो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। फिर कंपनी पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देती है क्योंकि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लाइन में खड़े होते हैं, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। यानी कि सबसे पहले ये लोग होते हैं, फिर गवर्नमेंट होती है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर। तो टैक्स पे कर दिया, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, तो बचता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, ध्यान है, ये मैंने पहले बताई थी बातें। Yes. तो इसके अंदर चलो ये सामने खुले हुआ है, तो मैं पहले आरओआई भी डिस्कस कर रहा हूं। आरओआई जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, मतलब मैंने बिजनेस में जितना कैपिटल लगाया है उस पे मैंने कितना रिटर्न कमाया है परसेंटेज में। तो इसमें न्यूमरेटर के अंदर रखा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और नीचे रखा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। मतलब मैंने कैपिटल लगाई है 1 करोड़ और कमाया है 20 लाख, तो इसका मतलब है मैंने 20% रिटर्न कमाया है। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर Yes, sir. और अगर मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ना देकर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मुझे एक कदम पीछे आना होगा, मतलब इंटरेस्ट को ऐड करना होगा। मैं उल्टा चलने की बात कर रहा हूं, उल्टा। यानी कि हम सारी सारी चीजों को ऐड करते हुए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड तक पहुंचेंगे। मगर हमें दिया कौन सा प्रॉफिट हुआ है? अगर हमारे को ये फोर्थ वाला दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें से इंटरेस्ट कट चुका है, टैक्स कट चुका है, प्रेफरेंस डिविडेंड कट चुका है। मुझको जाना है उस प्रॉफिट पे जो बिना टैक्स कटे, बिना डिविडेंड दिए, बिना इंटरेस्ट कटे था। तो इसका मतलब मुझे 3 कदम पीछे जाना होगा, मतलब ये तीनों चीजें ऐड करनी होंगी। इज इट क्लियर Yes, sir. सबको, या खाली सुचित्रा को? यस सर। हो गया क्लियर ये वाली बात? क्योंकि ये यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स को पता है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, और आप फंस जाओगे अगर आप मतलब को क्लियर नहीं है तो। खैर, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, इसकी बात मैं अगले सेशन में करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने दिख रहा है 2 मिनट रह गए हैं। मैं इसी से कंटिन्यू करता हूँ, तो आप रीज्वाइन कर लो एक बारी। मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ।